विश्व परिदृश्य डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी द्वारा लिखित। दक्षिण एशिया में भारत की बदलती नीति व चुनौतियां। भारत चाहे उभरती हुई वैश्विक शक्ति हो अथवा एक क्षेत्रीय शक्ति हो, प्रत्येक दशा में भारत के लिए दक्षिण एशिया का सामरिक महत्व बना रहेगा। ये महत्व तब और बढ़ जाता है जब 21वीं शताब्दी में भारत विश्व स्तर पर अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना चाहता है। निसंदेह भारत दक्षिण एशिया में अपने आकार, आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति, तकनीकी क्षमता आदि सभी मापदंडों में सबसे बड़ी ताकत है। भारत अपनी स्थिति के कारण इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने व शांति व स्थिरता बनाए रखने में सफल भी रहा है। भारत ने गत 7 दशकों में दक्षिण एशिया में विकास व संपर्कता बढ़ाने के लिए आर्थिक व विकास साझेदारी को भी अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ावा दिया है। लेकिन गत 3 दशकों में दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते सामरिक व आर्थिक प्रभाव के कारण भारत को दक्षिण एशिया में सुरक्षा की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में भारत व भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों ने चीन की महत्वाकांक्षी आर्थिक व सामरिक परियोजना BRI को अपना लिया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान को बाधक रुख के कारण दक्षेस निष्क्रिय हो गया है तथा क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग व विकास की प्रक्रिया कमजोर हो गई है। पाकिस्तान के साथ तो चीन का सामरिक गठबंधन अत्यधिक व्यापक है। इसी के साथ चीन ने द्विपक्षीय आधार पर कतिपय पड़ोसियों जैसे नेपाल व श्रीलंका के साथ भी गहन सामरिक आर्थिक संबंधों का विकास किया है तथा ये देश अब भारत विरोधी रुख अपनाने में भी संकोच नहीं करते हैं। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मात्र 4 वर्षों के दौरान ही भारत में जिस गति के साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली को सफलता मिली है वो प्रशंसनीय है। गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, अलीबाबा जैसी ख्याति प्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रणाली का अंग हैं। फेसबुक की व्हाट्सएप पे सेवा को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किए जाने की अनुमति दिए जाने पर उत्साहित फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग का कहना है, यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरफेस के रूप में भारत में एक अति विशिष्ट प्रणाली विकसित की गई है। पृष्ठ 61। इससे लघु और मझोले उद्यमों के लिए कारोबार के नवीन अवसरों का पूरा संसार खुला है। ऐसे उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही हैं। गूगल पे 7 करोड़ उपयोगकर्ता, फोन पे 17 करोड़ उपयोगकर्ता फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट द्वारा प्रवर्तित, अमेजन पे विश्व की दिग्गज खुदरा श्रृंखला अमेजन द्वारा प्रवर्तित, पेटीएम 25 करोड़ उपयोगकर्ता, अलीबाबा चीन की खुदरा कंपनी तथा सॉफ्ट बैंक की हिस्सेदारी, जियो पेमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक आकलन के अनुसार अक्टूबर 2020 में 2.07 बिलियन से अधिक लेन देन UPI के माध्यम से हुए, जिनमें फ्लिपकार्ट की फोन पे सेवा की हिस्सेदारी 40% के आसपास थी। गूगल पे दूसरे स्थान पर था। भारतीय रिजर्व बैंक का आकलन है कि अगले 5 वर्षों के भीतर भारत में डिजिटल लेन देन कारोबार का आकार 1.5 बिलियन तक होगा, जिसमें 15 लाख करोड़ रुपए का भुगतान प्रतिदिन होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सफल बनाने वाले सभी प्रमुख खिलाड़ी विदेशी कंपनियां हैं। विदेशी ऑनलाइन बाजार मंच वॉलमार्ट तथा अमेजॉन से अलग नहीं है। इन मंचों पर हजारों भारतीय कारोबारी कारोबार कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्मों के स्वामी और इन पर लेन देन करने वाले सभी एक ही कारोबार में एक साथ हैं। भले ही उनका मूल देश और राष्ट्रीयता कुछ भी हो, UPI समर्थित डिजिटल भुगतान प्रणाली ने अल्पावधि में ही भारत के कारोबारी जगत की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी हैं। बेंगलुरु स्थित रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म रेडिसियर की एक रिपोर्ट अगस्त 2020 का आकलन है कि वित्तीय समावेशन के बारे में सरकारी नीतियों और पहलों तथा कारोबार के बढ़ते डिजिटलीकरण से भारत में डिजिटल भुगतान 3 गुना बढ़कर वर्ष 2025 तक 7,092 ट्रिलियन रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2019-20 में भारत में डिजिटल भुगतान बाजार का परिमाण लगभग 2,162 ट्रिलियन रुपए था।
मोबाइल भुगतान उपयोगकर्ता की संख्या वर्तमान 2019-20 में 16 करोड़ से लगभग 5 गुना बढ़कर वर्ष 2025 तक 80 करोड़ हो जाएगी। डिजिटल भुगतानों की इस समृद्धि में विभिन्न बैंकों व अन्यों के वैलेट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डिजिटल भुगतानों की संख्या एवं उसके माध्यम से होने वाले धन संप्रेषण के परिमाण में लगातार वृद्धि होती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही लेन देन में धोखाधड़ी की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधी लोगों के खातों की जानकारी प्राप्त करके उनसे अवैध आहरण किए जाने में सफल हो रहे हैं। ये डिजिटल भुगतान प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है। इस समस्या का समाधान जितनी शीघ्रता से हो जाए उतना ही अच्छा है। पृष्ठ 62। बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप के विरोध की नीति। गत 7 दशकों में भारत की दक्षिण एशिया नीति में तमाम बदलाव देखने को आए हैं। उदाहरण के लिए भारत ने 1997 में घोषित गुजराल सिद्धांत के माध्यम से गैर पारस्परिकता के सिद्धांत को अपनाया तथा दक्षिण एशिया में विकास की नई साझेदारी की शुरुआत की। भारत द्वारा विकास साझेदारी के अंतर्गत दिए जाने वाले विकास अनुदान का 50% से अधिक हिस्सा दक्षिण एशिया के देशों को दिया जाता है। फिर भी भारत की दक्षिण एशिया नीति में एक तत्व लंबे समय तक स्थायी रहा है। पृष्ठ 67। वो है, भारत दक्षिण एशिया में बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। इसका सीधा संबंध भारत की सुरक्षा से था। इसी के आधार पर भारत ने 1970 के दशक में दक्षिण एशिया में अमेरिका के हस्तक्षेप का विरोध किया। 1987 में श्रीलंका में इजराइल व अन्य पश्चिमी देशों की उपस्थिति का विरोध किया तथा निरंतर नेपाल तथा अन्य देशों में चीन के हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। लेकिन भारत के विरोध के बावजूद दक्षिण एशिया में बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं रोका जा सका। इसके विपरीत बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता रहा है। इसके कतिपय प्रमुख कारण हैं। प्रथम, बाहरी शक्तियां अपने हितों के कारण दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति व हस्तक्षेप को बढ़ाती रही हैं। उदाहरण के लिए 1970 के दशक में शीत युद्ध के काल में अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव के विस्तार का प्रयास किया है। उत्तर शीत युद्ध काल में चीन अपने सामरिक व आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। उसे निवेश व व्यापार के लिए बाजारों की आवश्यकता है। चीन को वैश्विक शक्ति का दर्जा प्राप्त करने के लिए हिंद महासागर व दक्षिण एशिया में अपने प्रभुत्व की स्थापना करना आवश्यक है। चीन द्विपक्षीय प्रयासों के माध्यम से ये काम कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत चीन वर्तमान में म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान आदि में बंदरगाहों, राजमार्गों, रेलवे लाइनों तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं का विकास कर रहा है। दूसरा, दक्षिण एशिया स्थित भारत के पड़ोसी देश भी निम्न 2 कारणों से चीन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। पहला, भारत के साथ उनके द्विपक्षीय विवाद रहे हैं। पाकिस्तान तो इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा कारण ये है कि ये देश वैश्वीकरण के वर्तमान चीन के तीव्र विकास तथा वहां वित्त संसाधनों की उपलब्धता से प्रभावित है। चीन के पास वित्तीय संसाधन व तकनीकी दोनों ही उपलब्ध हैं तथा आरंभ में वो इसके लिए कोई शर्त भी नहीं लगाता है। ये बात अलग है कि बाद में उसका निवेश कर्ज का बोझ बन जाता है, लेकिन तब तक इन देशों के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। श्रीलंका की पहली राजपक्षा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए चीन से खूब ऋण लिया। जब ऋण को बोझ अधिक हो गया तो 2017 में श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को गिरवी रखना पड़ा। नीतिगत बदलाव। स्पष्ट है कि भारत की दक्षिण एशिया में बाह्य शक्तियों के विरोध की नीति कामयाब नहीं हो पा रही है। भारत के विरोध के बावजूद चीन जैसी बाह्य शक्तियों का प्रभाव दक्षिण एशिया में निरंतर बढ़ता जा रहा है। अतः भारत ने भी अपनी इस नीति की समीक्षा करके इसमें बदलाव का फैसला किया है। भारत ने अब दक्षिण एशिया में चीन की उपस्थिति को संतुलित करने के लिए तथा इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए स्वयं बाह्य शक्तियों के साथ साझेदारी की नीति अपनाई है। इस क्रम में भारत जापान तथा अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत ने जापान के साथ मिलकर श्रीलंका में पूर्वी कोलंबो कंटेनर बंदरगाह के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसी तरह भारत इस क्षेत्र की संपर्कता विकास योजनाओं में भी जापान के साथ भागीदारी का प्रयास कर रहा है। जापान भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्कता योजनाओं में निवेश कर रहा है। भारत अमेरिका के दक्षिण एशिया में प्रमुख विकास कार्यक्रमों जैसे मिलेनियम चैलेंज विकास योजना तथा ब्लू डार्ट नेटवर्क का भी समर्थन कर रहा है। मिलेनियम चैलेंज विकास योजना दक्षिण एशिया के 2 देशों श्रीलंका तथा नेपाल में प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत अमेरिका कतिपय शर्तों के अधीन विकास हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करता है। ये अनुदान ऋण नहीं है तथा संबंधित देश को इसे लौटाना नहीं पड़ता है। भारत ने अमेरिका के ब्लू डार्ट नेटवर्क कार्यक्रम में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इसके द्वारा उन ढांचागत योजनाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक स्तर पर वैश्विक मापदंडों को पूरा करती है। लेकिन उक्त प्रयास अभी चीन की आर्थिक व सामरिक उपस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे प्रयास बिखरे हुए हैं, कम हैं तथा नियमित आधार पर संचालित नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारत इन देशों के साथ मिलकर दक्षिण एशिया में विकास की ठोस व व्यापक पहल करे। उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया में एक बड़े विकास बैंक की स्थापना की जा सकती है जो इन देशों को सस्ती दरों पर विकास के लिए आसान ऋण सुविधा प्रदान कर सके। इसी तरह इस क्षेत्र में दक्षिण एशियाई मानव विकास की स्थापना की जा सकती है जो इस क्षेत्र में इन देशों की आवश्यकता व मांग के आधार पर योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करे। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया में चीन के विस्तार का प्रमुख कारण उसके विपुल आर्थिक संसाधन व तकनीकी है। भारत अन्य देशों के साथ साझेदारी करके ही चीन की आर्थिक व तकनीकी ताकत का विकल्प खोज सकता है।